हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक अर्थात रेडियोधर्मिता, उसकी अवधारणाएं और उसके अनुप्रयोग अर्थात रेडियो एक्टिविटी, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स है और उसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन सी? कि हमारे नाभिक होता है। नाभिक के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो नाभिक की बात तो हमने कर ली है। अब नाभिक में उपस्थित होते हैं दो प्रोटॉन, अर्थात नाभिक में उपस्थित दो प्रोटॉन के बीच में, यदि बहुत सारे प्रोटॉन होते वैसे, लेकिन दो प्रोटॉन के बीच में क्या प्रतिकर्षण का विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। अर्थात कैसा? प्रतिकर्षण प्रकृति का विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जबकि क्या न्यूक्लियॉन अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करता है। इस वजह से क्या नाभिक स्थिर रहता है। तो आप ये तो समझ गए होंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो प्रतिकर्षण बल होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। इस वजह से क्या होता है कि नाभिक स्थिर रह पाता है। ये तो छोटे प्रकार आकार के जो नाभिक होते हैं उनके अंदर की बात है, लेकिन जब नाभिकों का आकार बढ़ता जाता है, जब क्या होता है नाभिकों का आकार बढ़ता जाता है, तब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के अनुपात में भी परिवर्तन आने लगता है। अर्थात जो छोटे परमाणु होते हैं उनमें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग समान होती है या फिर समान ही होती है, लेकिन जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है अर्थात उसके नाभिक का आकार बढ़ता जाता है, तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के अनुपात में भी परिवर्तन होने लगता है। फिर क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल की जो प्रभावशीलता है ना, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होती थी, वह कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके परिणाम स्वरूप नाभिक अस्थिर हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? नाभिक क्या होता है? अस्थिर हो जाता है। अब अस्थिर नाभिक है दो तरीके से स्थिरता प्राप्त करता है। अस्थिर नाभिक है दो तरीके से स्थिरता प्राप्त करता है। एक तो क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी, और एक क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। अर्थात दो तरीके हैं जिनसे वो अस्थिर नाभिक क्या है? स्थायित्व या स्थिरता प्राप्त कर सकता है। कौन कौन से? एक तो रेडियो सक्रियता है जिसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय विखंडन है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता की। रेडियो सक्रियता की बात करें, जिसको रेडियोधर्मिता भी कहते हैं, रेडियो सक्रियता को रेडियोधर्मिता भी कहते हैं। तो वो तत्व जिनमें क्या होते हैं? अस्थिर नाभिक स्वतः विघटित हो जाते हैं। वो तत्व जिसमें क्या होता है? अस्थिर नाभिक अपने आप ही विघटित हो जाते हैं और विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? विकिरण उत्सर्जित करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व। तो रेडियो सक्रिय तत्व किसे कहते हैं? जिनमें अस्थिर नाभिक क्या स्वतः विघटित हो जाते हैं और विघटित होकर क्या करते हैं? विकिरण उत्सर्जित करते हैं। अब इन विकिरणों को रेडियो सक्रिय विकिरण कहा जाता है। रेडियो सक्रिय विकिरण या रेडियो एक्टिव रेज कहा जाता है। और इस गुण को क्या कहा जाता है? रेडियो सक्रियता कहा जाता है। उनके इस गुणों को क्या कहा जाता है? रेडियो सक्रियता गुण कहा जाता है। अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हमारे हेनरी बैकुरल ने। अर्थात रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने इसकी खोज की थी, रेडियो सक्रियता है रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो सक्रियता की इकाई की बात करें तो जब कोई रेडियो सक्रियता करता है अर्थात जो विकिरण उत्सर्जित करता है कोई भी परमाणु, तो पता तो चले कौन सा परमाणु कितनी रेडियो एक्टिविटी कर सकता है। तो इसकी कुछ इकाइयों को बात करें तो इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है बैकुरल। अर्थात एक विघटन एक सेकंड, प्रति सेकंड कितने विघटन किए जाते हैं, उसमें एक विघटन को हम क्या कहते हैं? बैकुरल कहते हैं। अर्थात बैकुरल के आधार पर विघटनों को गिना जाता है। रेडियो सक्रियता को मापने का कोई उपकरण हो तो उसे कहते हैं गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर के जरिए क्या करते हैं? हम रेडियो सक्रियता को नापने का काम करते हैं। अर्थात कोई भी तत्व है उसका नाभिक है टूट जाता है, तो एक सेकंड में कितनी बार टूट जाएगा, तो उसकी काउंटिंग तो हम बैकुरल के माध्यम से करते हैं। और कितना रेडियो सक्रिय तत्व है कि नहीं है, तो यहाँ पे रेडियो सक्रियता है कि नहीं है, तो इन सब चीज़ों को नापने के लिए उपकरण काम आता है हमारा गीगर मूलर काउंटर। तो आप इसको याद रखेंगे दोनों को, एक तो बैकुरल को भी और गीगर मूलर काउंटर को। अब नाभिक तो अस्थिर हो गया, नाभिक अस्थिर होकर टूट भी गया, उनसे विकिरणें भी निकलने लगे। तो विकिरणों की बात करें तो कौन कौन सी विकिरणें निकलती है फिर इनमें से हमारे तीन प्रकार के विकिरण या तीन प्रकार के कण निकलते हैं। एक तो हमारे अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। तीन प्रकार के कण निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब सबसे पहले बात करें तो तीनों कणों की आप पहचान कैसे करोगे? आप इनकी पहचान कैसे करोगे? सबसे पहले बात करें अल्फा की,
तो इनका वजन क्या होता है, हीलियम नाभिक के बराबर होता है। किसके बराबर, हीलियम नाभिक के बराबर होता है, या फिर हीलियम नाभिक के कण होते हैं। जैसे 2 हीलियम 4 जिसका 2 तो अमर परमाणु क्रमांक और 4 परमाणु द्रव्यमान है, तो ये क्या है, अल्फा कण होते हैं, तो हीलियम के नाभिक होते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं ना, इनको बीटा कण कहते हैं। और गामा क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा के विकिरण होते हैं। इस तरह से आप तीनों कणों की पहचान कर लेते हो। तो पहचान तो आपने कर ही ली। अब आवेश की बात करते हैं। इस पे अल्फा कण पे कौन सा आवेश पाया जाता है, अल्फा कण पे +2 का आवेश पाया जाता है। क्यों, क्योंकि हीलियम पे कौन सा आवेश होता है, +2 का। तो +2 का हीलियम और अल्फा कणों पर। बीटा पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। गामा पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता। गामा पर क्या होता है, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता। फिर बात करें द्रव्यमान की, तो आपने देख लिया था हीलियम। तो हीलियम में आपने ऊपर देख लिया कितना, 4 द्रव्यमान था, परमाणु क्रमांक 2 था, द्रव्यमान कितना 4। तो द्रव्यमान कितना 4 इकाई। बीटा की बात करें तो बीटा पर द्रव्यमान कितना होता है, नगण्य होता है। बीटा का द्रव्यमान कितना होता है, नगण्य। और गामा में तो द्रव्यमान होता ही नहीं है। फिर आयनन क्षमता की बात करते हैं, आयोनाइज करने की क्षमता। तो हमारे अल्फा कण होते हैं, इनकी आयोनायन क्षमता है, आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा बीटा की गामा से ज़्यादा होती है, लेकिन अल्फा से कम होती है। गामा से ज़्यादा होती है लेकिन अल्फा से कम होती है। और गामा की बात करें तो आयनन क्षमता सबसे कम होती है। भेदन क्षमता की बात करें तो अल्फा कणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इनका वही बात है, वजन ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो भेदन क्षमता कहाँ तक भेदेंगे, बहुत कम होती है। इनकी बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा से ज़्यादा होती है लेकिन गामा से कम होती है, जबकि गामा की सबसे ज़्यादा होती है। गामा की क्या होती है, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। परास की बात करें, परास किसे कहते हैं, परास की बात करें तो इसका परास क्या होता है, न्यूनतम, अर्थात कितनी दूरी तक जा सकता है। यह क्या है, कितनी दूरी तक जा सकता है। तो यह तीनों कणों के मुकाबले देखें तो सबसे कम दूरी तक जाता है। ये बीटा कण है, ये अल्फा कणों से ज़्यादा जाता है लेकिन गामा कणों से कम ही दूरी तय करता है। तीसरी बात करें हम गामा की, तो गामा में क्या है, सबसे ज़्यादा दूरी तक गामा किरणें जाती है। गति की बात करें तो अल्फा कण क्या होते हैं, 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड स्पीड से गति करते हैं। बाकी जो बीटा कण है ये लगभग प्रकाश की गति होती है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इस गति से गति करते हैं। और जो हमारे गामा कण है ये तो फिक्स प्रकाश की गति से ही गति करते हैं। तो हमने देख लिया है कि इनकी गति क्या होती है। और विचलन की बात करते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र में इन कणों को प्रवाहित किया जाए तो ये किधर की तरफ जाएंगे, तो अल्फा कण तो हमारे कैथोड की तरफ जाएंगे। किधर की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, अर्थात माइनस की तरफ जाएंगे, ऋणात्मक की तरफ। बीटा कण हमारे एनोड की तरफ जाएंगे, अर्थात पॉजिटिव की तरफ। और गामा कणों के में कोई विचलन नहीं होता। तो हमने क्या किया, तीनों कणों को तुलनात्मक अध्ययन किया है, अल्फा बीटा गामा की। और किन किन के आधार पर, आवेश, द्रव्यमान, आयनन क्षमता, भेदन क्षमता, परास, गति, विद्युत क्षेत्र में उनका विचलन, तो इनके आधार पर इनके हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। अब बात करते हैं अल्फा क्षय की। किसकी बात करें, अल्फा क्षय की बात करते हैं। अल्फा क्षय का अर्थ होता है, जैसे मान लो कि कोई कण है, जैसे कि हमारे सामने एक कण है एक्स कण है, और एक्स का है ना परमाणु क्रमांक तो Z है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, A है। द्रव्यमान संख्या कितनी, A है। अब हम चाहते हैं उसमें से अल्फा कण निकालने के। अल्फा कण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि उससे प्रोटॉन तो 2 कम करने पड़ेंगे। कितने को प्रोटॉन 2 कम करने पड़ेंगे, 2 प्रोटॉन कम करने पड़ेंगे। साथ ही साथ क्या, जो हमारे जो 2 न्यूट्रॉन कम करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, Z में से 2 घटा देंगे नीचे। 2 घटाते ही, ये समझ गए होंगे आप थोड़ा थोड़ा तो, कि जैसे ये Z है, ये परमाणु क्रमांक है, इसमें से हम 2 घटाएंगे तो हमारे हीलियम के नाभिक आ जाएंगे, अर्थात हीलियम आ जाएगा 2। फिर हमारे A है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान में, जिसमें 2 तो प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे अल्फा क्षय घटाने के लिए या अल्फा क्षय करने के लिए ये वाला सूत्र काम में लिया जाता है। और इसमें क्या है, ये तो आपके पेरेंट नाभिक और ये क्या है, डॉटर नाभिक है। ये बीच वाला ये डॉटर नाभिक है। फिर आता बीटा क्षय। बीटा क्षय की भी बात सेम टू सेम रहती है। बीटा क्षय की बात करें, जो बीटा डिके, बीटा क्षय क्या है, एक स्वतः स्फूर्त क्षय प्रक्रिया है, अर्थात ये की नहीं जाती है, अपने आप ही हो जाती है, जिसमें कि नाभिक का परमाणु क्रमांक 1 से बदल जाता है, या तो 1 आगे बढ़ जाता है, 1 कम हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या उसकी वही रहती है। इसका परमाणु क्रमांक क्या, 1 से बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या उसकी सेम बनी रहती है। अब बीटा क्षय की बात करें तो बीटा क्षय भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो
माइनस बीटा शेल और एक प्लस बीटा शेल। क्या होता है, तो आपने देख लिया एक बार, प्लस या फिर माइनस। हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करते हैं तो बीटा -6 होगा, और पॉजिट्रॉन उत्सर्जन करेंगे तो बीटा +6 होगा। तो आप दोनों चीज़ें देख लेते हैं। ये आपके परमाणु है, पेरेंट परमाणु। इसमें से एक हमने बीटा उत्सर्जन कर दिया या फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर दिया, साथ ही साथ इसके क्या एंटी न्यूट्रॉनो उत्सर्जित होते हैं। तो आप इनको तो क्या, यदि आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो इनको तो आप वैसे ही याद करेंगे। इसमें क्या होता है, डॉटर नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या पेरेंट नाभिक के समान होती है। किसके समान होती है, पेरेंट नाभिक के समान होती है द्रव्यमान संख्या डॉटर नाभिक की। जबकि परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। इसमें परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 बढ़ जाएगा। तो Z है तो Z से +1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नाभिक की आंतरिक अस्थिरता के कारण एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। इसका क्या कारण है कि एक न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन में बदल जाएगा, और परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो ऊर्जा उत्सर्जित हो जाएगी। इसके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है और साथ ही साथ ऊर्जा भी निकलती है। और इसका कारण क्या है कि नाभिक अस्थिर हो जाता है, और अस्थिरता के कारण एक न्यूट्रॉन क्या प्रोटॉन में बदल जाता है और नाभिक 1 बढ़ जाता है। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अगला वाला। तो आप Z-1 देख सकते हैं। तो आप इसे लिख कर याद करेंगे, जब भी आपको ये चीज़ें याद होगी। इसमें क्या होता है, वही आपके पेरेंट नाभिक है, ये हमारा डॉटर नाभिक है। तो इसमें 1 माइनस कर दीजिए परमाणु क्रमांक। इसमें पॉजिट्रॉन निकलता है, उसमें एंटी न्यूट्रॉन निकल रहा था, इससे न्यूट्रॉन निकलेगा। तो इसमें क्या होता है, डॉटर नाभिक के द्रव्यमान संख्या पेरेंट नाभिक के समान होती है, जबकि परमाणु क्रमांक क्या 1 कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि नाभिक की अस्थिरता के कारण एक प्रोटॉन किसमें बदल जाएगा, न्यूट्रॉन में बदल जाएगा, और परिणाम से पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो और ऊर्जा का उत्सर्जन इसमें। अब बात करते हैं एक नियम की। एक नियम है कौन सा, समूह विस्थापन का नियम। कौन सा समूह विस्थापन का नियम है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट का नियम। तो ये नियम क्या कहता है, और ये किसने बताया था ग्रुप डिस्प्लेसमेंट का नियम, ये हमारे 1913 में फजांस और सोडी ने दिया था। किसने, फजांस और सोडी ने दिया था हमारे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट का नियम 1913 में। अब ये क्या कहता है, जब एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये क्या करता है, जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, जब वो एक एल्फा कण उत्सर्जित करता है, तो नया बनने वाला आवर्त सारणी में मूल तत्व के बाईं ओर 2 स्थान खिसक जाएगा। जो नया तत्व बनेगा ना, तो नया तत्व बन जाएगा यदि कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व एल्फा कणों की बौछार करता है, एल्फा कण उत्सर्जित करता है 1, तो वह बाईं ओर 2 स्थान खिसक जाएगा। किसमें, जो आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसमें 2 स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा। और यदि कोई रेडियो एक्टिव तत्व बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो बनने वाला नया तत्व आवर्त सारणी में मूल तत्व के दाईं ओर 1 स्थान खिसक जाएगा। तो इसे समूह विस्थापन का नियम भी कहते हैं। बीटा कण उत्सर्जन करेंगे तो दाईं ओर 1 स्थान, और अल्फा कण उत्सर्जन करेंगे तो बाईं ओर के 2 स्थान विस्थापित कर लेता है। एक नया टॉपिक लेते हैं। नया टॉपिक हमारा रेडियो समस्थानिक, जिसको रेडियो न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। रेडियो समस्थानिक की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो कुछ समस्थानिकों का नाभिक क्या होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। कुछ समस्थानिक होते हैं, इनका नाभिक क्या होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। इस वजह से उनका विघटन होता है। इस वजह से क्या होता है, उनका विघटन होता है, और विघटन होने के बाद उनसे क्या विकिरणें अर्थात अल्फा बीटा और गामा प्रकार की विकिरणें उत्सर्जित होती है, और ये अधिक स्थिर हो जाता है। उत्सर्जित करने के बाद क्या होता है, ये स्थिर हो जाता है। अब रेडियो समस्थानिक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। रेडियो समस्थानिक क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तथा प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं। रेडियो समस्थानिक क्या प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रयोगशाला में नहीं बनेंगे। अब रेडियो आइसोटोप या रेडियो सक्रियता के अनुप्रयोग की बात करते हैं। रेडियो सक्रियता कहाँ कहाँ काम आ सकती है हमारे, तो हमने कुछ चीज़ें तो देख ली, अब थोड़ी बहुत देख लेते हैं। रेडियो सक्रियता इतना तो पढ़ लिए कि काम क्या आएगी वो है। जैसे हमारे कृषि और खाद्य में कैसे काम आती है, जो उच्च उत्पादकता, रोग प्रतिरोधी और मौसम प्रतिरोधी किस्में हैं, अर्थात जैसे ऐसी फसलें जो उच्च उत्पादकता करती है, रोग प्रतिरोधी होती है, मौसम प्रतिरोधी होती है, तो इस प्रकार की जो उन्नत किस्में हैं उनको विकसित करने में ये वाली चीज़ काम आती है, अर्थात रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जा सकता है। ये बार्क है, बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो हमारे बॉम्बे में है, उसने क्या किया, सेसबानिया रोस्ट्रम नामक एक उच्च नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता वाली खाद विकसित की है, जो क्या करती है कि उनकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता बहुत ज़्यादा उच्च होती है। किसने की है, बार्क ने। और ये क्या है, सेसबानिया रोस्ट्रम नामक
खाद्य। फिर बात करें कीटों के नियंत्रण में, कीटों के नियंत्रण की बात करें तो कीट बंध्याकरण तकनीक में आयनीकृत विकिरणों का उपयोग करके कीटों की संख्या को कम किया जा सकता है। जैसे मान लो कीट होते हैं, उस पर यदि हम किरणों की बौछार करें जैसे अल्फा बीटा या गामा की, तो उनको बंदे किया जा सकता है, अर्थात उनको कीटों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। कृषि और खाद्य उत्पाद परिरक्षण में भी गामा विकिरणों के संपर्क के द्वारा, गामा विकिरणों के द्वारा क्या होता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। और बाघ द्वारा इसके उद्देश्य के लिए एक केंद्र स्थापित किया, कौन सा, कृषक, नासिक। नासिक में क्या इसके लिए एक केंद्र स्थापित किया गया, उसका नाम क्या रखा है, कृषक। अब रेडियो एक्टिव तरंगों का अपन उद्योगों के अंदर क्या काम में ले सकते हैं, जैसे कौन से काम है उद्योगों में, तो धातु और जो प्लास्टिक शीट है उसकी मोटाई और घनत्व नापने के लिए, धातु की या फिर प्लास्टिक की जो शीट होती है उसकी मोटाई नापने के लिए इसको काम में ले सकते हैं। तेल और गैस पाइपलाइनों का जो रिसाव होता है इसका पता लगाने के लिए किया जा सकता है। ये तो आपको पता ही होगा कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कि एक ही पाइपलाइन है, अब यहाँ से क्या है, एक लीकेज हो रहा है, लीकेज हो गया तो इसमें क्या तेल या गैस की जो पाइपलाइन, तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा रेडियो एक्टिव तत्व मिला देंगे, तो ये साथ ही साथ इसका बेहतर रहेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। और हमारा गीगर मूलर काउंटर है, इस मशीन को यहाँ लेके आएंगे, जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा यहाँ क्या है, रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज़ हो रही है, तो यहाँ से ही लीकेज है, तो इसको पता लगाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। बात करें पॉलीमर में, तो पॉलीमर में क्रॉस लिंकिंग को उद्दीपित करने के लिए, पॉलीमर में क्या क्रॉस लिंकिंग को उद्दीपित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। लेज़र के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, स्टील शीट काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। स्टील की जो शीटें होती हैं उनको काटने के लिए लेज़र का उपयोग कर सकते हैं। गामा स्कैनर का उपयोग क्या औद्योगिक उपकरणों के परीक्षण में किया जाता है। गामा स्कैनर का उपयोग कहाँ करते हो, औद्योगिक उपकरणों के परीक्षण में, जितने औद्योगिक उपकरण होते हैं उनको परीक्षण के लिए कर सकते हो। अब स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात करते हैं, यहाँ इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कैसे, आपके सीरो डायग्नोसिस जो किट होते हैं इसका उपयोग किस में करते हैं, टीबी की जांच में, तो सीरो डायग्नोसिस किट है उसका उपयोग करते हैं टीबी की जांच में। फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं कैंसर या ट्यूमर का पता लगाने के लिए। कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं कैंसर के इलाज में। आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं थायराइड ग्रंथि की जांच में। आयरन 59 का उपयोग करते हैं आप एनीमिया के अध्ययन में। रेडियोथेरेपी का उपयोग करते हैं कैंसर के इलाज में। तो इस तरह स्वास्थ्य और चिकित्सा के अंदर भी हम रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। फिर जल संसाधनों की बात करें, जल संसाधन में किस तरह काम में लेते हैं, जो जल स्रोत होते हैं, भूजल स्रोत, उन स्रोतों की पहचान करने में काम आता है। भूजल स्रोत होते हैं उनकी पहचान करने में काम आता है। प्राचीन नदियों के मार्ग का पता लगाने में काम आता है। जल के अलवणीकरण और शुद्धिकरण में काम आता है। कहाँ, जल के अलवणीकरण और शुद्धिकरण में काम आता है। जैसे कि हमारे जोधपुर में सतलाना नाम की जगह है, वहाँ पे उसको लगाया गया, कल्पक्कम में लगाया गया है। ये मशीन है खारे पानी को अच्छे पानी में बदलने का काम कर रही है। फिर विज्ञान और अनुसंधान के अंदर काम आता है ये। कैसे, तो भूतापीय ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है इसका उपयोग। किसमें किया जाता है, भूतापीय ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। रेडियो आइसोटोप है, इस पे आधारित जो ट्रेसर तकनीक है, रेडियो आइसोटोप आधारित जो ट्रेसर तकनीक है, इसका उपयोग जल और वायु प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है, जल और वायु प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, रेडियो आइसोटोप आधारित जो ट्रेसर तकनीक है उसका उपयोग। फिर आगे बात करें कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग की बात करें हम, कार्बन डेटिंग किसे कहते हैं, जब हमारे कार्बन 14 होता है, क्या, कार्बन 14 जो कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, जो क्या है, कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। इसकी मात्रा के आधार पर किसी भी पौधे या जंतु के जो जीवाश्म होते हैं उसके आयु निर्धारित करने की जो विधि होती है उसे हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कार्बन डेटिंग कहते हैं। कार्बन डेटिंग किसे कहते हैं, जो कार्बन के रेडियो समस्थानिक होते हैं, इनकी मात्रा के आधार पर किसी भी पौधे या जंतु के जो जीवाश्म होते हैं इनकी आयु निर्धारित करने की विधि हमारी कार्बन डेटिंग कहलाती है। फिर विलार्ड लिब्बी है, कौन, विलार्ड लिब्बी। तो विलार्ड लिब्बी ने क्या किया, 1949 में क्या किया था, 1949 में कार्बन 14 पर आधारित कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज की थी। क्या की थी, कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज की थी। किस पे आधारित है, कार्बन 14 पर आधारित। और कार्बन 14 का आयु काल कितना होता है, 5730 वर्ष।
और इससे अधिकतम 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्म की आयु ज्ञात करना ही संभव है, इससे पुराना नहीं। कार्बन 14 की मात्रा का निर्धारण किससे करते हैं? एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा किया जाता है। तो आपने कार्बन 14 विधि भी देख ली। भाई इसके आधार पर जो पुरानी वस्तु रहती है, जीवाश्म होते हैं, इनकी आयु का पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो वस्तु 5730 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कार्बन 14 की आयु काल तो 5730 है, और अधिकतम 50,000 साल पुरानी कोई जीवाश्म उसकी आयु पता लगाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। करते कैसे हैं इसका निर्धारण? एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हमारे लिब्बी साहब ने, जो विलार्ड लिब्बी साहब थे ना, 1949 में इसकी खोज की थी। तो इस तरह आज के टॉपिक में हमने जो रेडियो समस्थानिक के बारे में सभी चीज़ों को जानने का प्रयास किया। रेडियो समस्थानिकों से कौन कौन से कण निकलते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया। उनका हम कृषि में, उद्योगों में, स्वास्थ्य में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं इनके बारे में जानने का प्रयास किया। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।